उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा सिंगरेनी कोल्यूरिज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के निजीकरण की साजिश रची जा रही है और इसका विरोध किया जाएगा और कर्मचारियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार SCCL को एक बीमार इकाई में बदलने और कंपनी को एक निजी संगठन को सौंपने की योजना बना रही थी। TRS ने SCCL के निजीकरण पर लोगों को गुमराह करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना। हम ऐसे सभी साजिशों का विरोध करेंगे। जरूरत पड़ने पर SCCL के कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार से खनन के लिए नामांकन के आधार पर SCCL को 4 कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आग्रह कर रही है और इस आशय के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। फिर भी भाजपा सरकार तेलंगाना की दलीलों पर विचार नहीं कर रही थी और मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार ने नामांकन के आधार पर गुजरात खनिज विकास निगम को ब्लॉक आवंटित किए थे। उन्होंने कहा है कि जब तेलंगाना सरकार नामांकन के आधार पर ब्लॉकों को आवंटन चाहती थी तो केंद्र सरकार ने SCCL को खुशी नीलामी के भाग लेने का निर्देश दिया है। रामाराव ने कहा है, यह और कुछ नहीं बल्कि केंद्र सरकार का तेलंगाना के प्रति भेदभाव नफरत है। इसी तरह केंद्र सरकार बियाराम स्टील प्लांट लगाने को लेकर लोगों को गुमराह कर रही थी और केंद्र खराब गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का हवाला देते हुए कहता रहा है कि यह संभव नहीं है और उन्होंने कहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने के कारण राज्य सरकार वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रही है, जिसमें निजी कंपनियों को शामिल करना भी शामिल है। और मंत्री ने कहा है कि विश्व आर्थिक मंच WEF के दौरान जिंदल और मित्तल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शुरुआती बैठकें हुई थी। रामाराव ने कहा है, अगर केंद्र सरकार बियाराम में इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं करती है तो निजी कंपनियां सिंगरेनी के माध्यम से संयंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य विधानसभा में गुरुवार को सत्तारूढ़ BRS और कांग्रेस के बीच धरनी पोर्टल और राज्य में भूमि के मुद्दों पर जुबानी जंग देखने को मिली है। विधानसभा में बोलते हुए कांग्रेस विधायक D. श्रीधर बाबू ने हड़बड़ी में धरनी पोर्टल शुरू करने के लिए विधानसभा में राज्य सरकार की आलोचना की है, जिससे पिछले 2 वर्षों से हजारों किसानों और भूस्वामियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है और हालांकि तेलंगाना सरकार अब तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया, राज्य सरकार हैदराबाद फार्मासिटी परियोजना और अन्य परियोजनाओं के लिए गरीबों की सौंपी गई जमीनों को जबरन कम कीमत पर अधिग्रहित करके और उन्हीं जमीनों को उद्योगपतियों को अत्यधिक कीमतों पर बेचकर रियल एस्टेट कारोबार में उलझी हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने सरकार पर फार्मासिटी परियोजना के लिए 8 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदने के आरोप लगाया, लेकिन उन्हें जमीनों को उद्योगपतियों को 1.30 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में आवंटित किया है। इन आरोपों ने मंत्री KTR रामाराव और श्रीधर बाबू के बीच तीखी नोकझोंक शुरू कर दी है। रामाराव ने सत्ता में आने पर धरनी पोर्टल को खत्म करने का वादा करने के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पर जमकर निशाना साधा है। धरनी पोर्टल एक क्रांतिकारी पहल है और भूमि प्रशासन में तेलंगाना सरकार द्वारा लाया गया ऐतिहासिक सुधार है, क्योंकि इसने कई समस्याओं का समाधान किया है। म्यूटेशन सहित पूरी पूंजीकरण प्रक्रिया 15 से 20 मिनट तक भीतर पूरी की जा रही है। इसने भ्रष्टाचार की भूमिका को समाप्त कर दिया था। कुछ छोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन सरकार ने कई मुद्दों को सुधारा है और यदि कोई समस्या है तो आगे भी ठीक करने के लिए तैयार है। अपनी पदयात्रा के दौरान TPCC प्रमुख रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों को उल्लेख करते हुए रामाराव ने कांग्रेस पार्टी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि क्या धरनी को खत्म करना और प्रगति भवन को ध्वस्त करना उनकी पार्टी का एजेंडा है। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद धरनी के लॉन्च से पहले 6 साल में लगभग 30 लाख संपत्ति के दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे। धरनी लॉन्च के पिछले 2 वर्षों में 24 लाख दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे और जो धरनी की सफलता को साबित करते हैं, रामाराव ने कहा है। विधानसभा की बैठकों में कांग्रेस विधायक श्रीधर बाबू और BRS मंत्री व्यामुला प्रशांत रेड्डी के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। श्रीधर बाबू ने मांग की है कि रेत माफियों के कारण स्थानीय सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, इसके लिए विशेष धनराशि आवंटित की जाए, लेकिन मंत्री ने श्रीधर बाबू की बातों का पलटवार किया है। एडदेवा ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार से इसकी तुलना करना मुश्किल है। सरकार द्वारा बिजली कटौती पर चर्चा नहीं होने देने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने बहिर्गमन किया है। गुरुवार को कांग्रेस ने विधानसभा में चर्चा के लिए बिजली कटौती पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक भट्टी विक्रमार्क, श्रीधर बाबू, T. जग्गा रेड्डी और सीतक्का ने त्याग दिखाई है।
जिसमें कहा गया था कि बिजली कटौती के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तख्तियों को प्रदर्शित करते हुए वॉकआउट किया और तख्तियों को प्रदर्शित करते हुए असेंबली मीडिया पॉइंट तक चले गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कहती रही है कि वह 24 घंटे मुफ्त बिजली देती रही है, लेकिन हकीकत में नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों को बिजली की आपूर्ति करे, नहीं तो उनकी फसल सूख जाएगी। मंत्री हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना देश के लिए दिशा निर्देशन बन गया है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में राज्य में कई बदलाव आए हैं। मंत्री हरीश राव ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा की है। मंत्री ने विपक्षी दलों पर बार बार कालेश्वरम पर बदलाव करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कालेश्वरम को एक महान चमत्कार मानने की दुनिया के इंजीनियर जहां सराहना कर रहे हैं, वही विपक्षी पार्टियां इस प्रोजेक्ट के लिए हुए कर्ज को बहाना बताकर निशाने पर है। कहा जाता है कि कालेश्वरम में हजारों एकड़ भूमि संचित हो रही है। हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर ने मिशन भागीरथ से तेलंगाना के लोग के स्वाभिमान को पूरे देश को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि राज्य में पानी के लिए जंग होती रहती है। उन्होंने खुलासा किया है कि प्रदेश में भीषण गर्मी में भी तालाबों को जल से लबालब भरा हुआ देखने को मिलता है। मंत्री हरीश राव ने आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश में केवल 49 लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा रही है और 51% लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा बिजली कटौती पर चर्चा नहीं होने देने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने बहिर्गमन किया है। गुरुवार को कांग्रेस ने विधानसभा में चर्चा के लिए बिजली कटौती पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन अध्यक्ष पोखराम श्रीनिवास रेड्डी ने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी और इसका विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक बट्टी विक्रमार्क, डी श्रीधर बाबू, टी जग्गा रेड्डी और सीताक्का ने तख्तियां दिखाई है, जिसमें कहा गया था कि बिजली कटौती के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तख्तियों को प्रदर्शित करते हुए वॉकआउट किया और तख्तियों को प्रदर्शित करते हुए असेंबली मीडिया पॉइंट तक चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार कहती रही है कि वह 24 घंटे मुफ्त बिजली देती रही है, लेकिन हकीकत में नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि बिजली कटौती से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों को बिजली की आपूर्ति करे, नहीं तो उनकी फसल सूख जाएगी। सीएस शांति कुमारी ने कहा है कि कंटिवेल योजना दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक नेत्र परीक्षण कार्यक्रम है। राज्य की सीएस शांति कुमारी ने विधानसभा परिसर में स्थापित कांतिवेल शिविर का दौरा किया है। नेत्र परीक्षण किए गए और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित चश्मा लिया गया है। सभी को सलाह दी जाती है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए इस महान कार्यक्रम का लाभ उठाएं। सीएस के साथ एमएलसी पल्ले राजेश्वर रेड्डी एमएलसी तथा मधु एमएलसी कौशिक रेड्डी, स्टेट रायतु कोऑर्डिनेटिंग और कमेटी के एमएलसी अध्यक्ष ने आंखों की जांच कराई है। अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एएनएम द्वारा चलो विधानसभा का घेराव करने से भारी तनाव हो गया है। एएनएम ने बिना किसी शर्त के न्यूनतम वेतन और कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर हिमायतनगर से विधानसभा तक रैली निकाली है। मांगों की पूर्ति को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एएनएम द्वारा चलो विधानसभा का घेराव करने से भारी तनाव हो गया है और एएनएम ने बिना किसी शर्त से न्यूनतम वेतन और कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर हिमायतनगर से विधानसभा तक रैली निकाली है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मेरठ जिले के कुटबुलापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने एचएमटी मैदान में कल होने वाले सम्राट विक्रमादित्य नाटक के प्रदर्शन के लिए बनाए जा रहे सभा स्थल का निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा है, मुरलीधर राव ने कहा है कि राजा विक्रमादित्य की महानता को दर्शाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उन्होंने भाग्यनगर में सभी से इस नाटक को देखने का अनुरोध किया है। आधुनिक समय में युवाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और हर युवा को मेहनत से पढ़ना चाहिए और शीर्ष पर पहुंचना चाहिए। त्रिवेणी विद्या संस्थान के अध्यक्ष जीत सुरेंद्र रेड्डी ने आग्रह किया है कि उन्होंने गवर्नमेंट प्रेस कॉलोनी चंपापेट में न्यू फ्रंटियर जूनियर कॉलेज शुरू किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इस कॉलेज में अनुभवी लेक्चर है। कॉलेज निदेशक मोहम्मद उमर ने कहा, उन्होंने कहा कि वर्तमान कॉर्पोरेट शिक्षा प्रणाली में कम शुल्क पर अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है और इस कार्यक्रम में कॉलेज के निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक व अन्य ने भाग लिया है। और कुछ अच्छा तरीके से कौन सा जरूरत पड़ेगा वो चीज़ों के लिए हम भी कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पर एक मजहब का नहीं तो एक जाति का एक भाव वेदना नहीं है, सब मिलकर यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। फ्रंट लाइन में जो लोग दिख रहे हैं वही नहीं है, उन लोग के साथ एक रमेश है और हमारे अविनाश रेड्डी है, बहुत सारे लोग भी मिलके यूथ पूरा मिलके काटते हैं जिन्हें क्या करें अच्छा एक फ्रंट लाइन नाम लेके कॉलेज हमारा प्रांत में हमारा जो अतराफ में ये कॉलेज लगा है वो हमारे बहुत बहुत आभारी है। वो लोग जो भी मदद चाहिए हम
हर जिस्म की मदद करेंगे। सो बेसिकली अपना न्यू फ्रंटियर कॉलेज है, ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे फोकस करके बनाया गया है। सो यहाँ पर जो भी एजुकेशन मिलेंगी कम्प्लीटली डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग, जो ऐसा कहीं हैदराबाद में नहीं मिलने वाली है वैसा एजुकेशन कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सर्विस ओरिएंटेड पूरा वर्क करने वाले हैं, यानी ज़्यादा कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। जितने भी हम लोग के पास स्टूडेंट्स आएंगे लेस और लोअर फीस पे अपन उन लोग को कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। सो ये कम्युनिटी को सर्व करने के लिए एंड बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, नेशन को बिल्ड करने के लिए और अपने यंगस्टर्स को सही राह दिखाने के लिए हम लोग ये स्टेप लिए। पूरी हम लोग की जो टीम है, यंग मेंबर्स की टीम है, हम लोग पूरे साथ मिल के पूरे इसके ऊपर वर्कआउट करें। ऑलमोस्ट 2 इयर्स का प्लान था, आज सक्सेसफुल हुआ। बहुत सारे स्ट्रगल्स करे, बहुत वर्क करे एंड फाइनली आज कॉलेज का अपना इनॉग्रेशन करें। सो आप लोग सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हम लोग इस पर थोड़ा सपोर्ट करिए हमको। राजा सिंह ने बताया कि वाहन की सावधानी पूर्वक धीमी गति से दुर्घटना टल गई। यदि वे सामान्य गति से यात्रा करते तो दुर्घटना हो सकती थी। तेलंगाना राज्य सरकार को अगर जरा भी शर्म है तो उसे साफ कर दिया है कि वह अब तक अपनी पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ी बदल ले। राजा सिंह की बुलेट प्रूफ गाड़ी अब तक कई बार सड़क पर रुकी है। राजा सिंह ने अपनी चिंता व्यक्त की कि तेलंगाना सरकार जो उन लोगों को बुलेट प्रूफ वाहन प्रदान कर रही है जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है, इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते कि उन्हें आवंटित बुलेट प्रूफ वाहन अक्सर मरम्मत के अधीन होते हैं। राजकोंडा पुलिस ने गुरुवार को कहा है कि वे शैक्षणिक संस्थानों, बस स्टॉप, मेट्रो, बाजारों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर छिड़कानी करने वालों को रोकने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों द्वारा अपने विशेष अभियान और छल अभियान को तेज करेंगे। राजकोंडा के पुलिस आयुक्त DS चौहान ने कहा है कि छिड़कानी करते पाए जाने पर एक बार काउंसलिंग पर सुधार का मौका दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा छिड़कानी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पुरुषों को महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना होगा और यह समझना होगा कि नहीं का मतलब नहीं है। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 2 महीनों में राजकोंडा महिला सुरक्षा विंग की SHG टीमों ने शग्य अभियान चलाया और 254 छेड़खानी करने वाले 151 नाबालिग और 96 वयस्क को पकड़ा है। उन्होंने यह भी कहा है कि IPC के 33 मामले और 41 छोटे मामले दर्ज किए गए हैं और 44 प्रतिवादियों की काउंसलिंग की गई है। 9 फरवरी को 84 उत्तरदाताओं को भूमिका महिला कलेक्टिव NGO के पेशेवर परामर्शदाताओं द्वारा LB नगर में आयुक्त के कैंप कार्यालय में परामर्श दिया गया था। राजकोंडा के पुलिस आयुक्त ने राजकोंडा SHG टीमों द्वारा किए गए अच्छे काम की सराहना की है। उन्होंने छिड़कानी और यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली लड़कियों और महिलाओं को बिना किसी डर के व्यक्तिगत रूप से या फोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ईमेल के माध्यम से राजकोंडा पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें तकरीबन 200 से ऊपर लोग बच्चे काउंसलिंग के लिए आए हैं। उनमें बहुत सारे माइनर हैं, कुछ मेजर भी हैं। तो उनको ये एक संदेश, एक हमारा मकसद ये है कि उनको एक मैसेज, उनको एक पैगाम बिल्कुल साफ जाना, उनको भी जाना और हमारे गर्ल स्टूडेंट को भी जाना कि गर्ल स्टूडेंट और महिला की सेफ्टी के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उसके खिलाफ जो कोई काम करेगा कानून के हिसाब से बड़ी कठिन कार्रवाई उसे करने के लिए भी तैयार है। सबसे पहले तो किसी बच्चे का खासतौर से एक जो उसकी लाइफ है, एक जो उसका फ्यूचर है, उसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं आना, ये सोच के हमने उनको काउंसलिंग किया है। इनके कई जो उनमें से बगैर जाने हुए गलत रास्ते पे चलने वाले भी लोग हैं या किसी के बहकावे में आके चलने वाले हैं, किसी के साथ चले गए, ऐसे लोगों को इसके काउंसलिंग के जरिए आगे से कभी ऐसी गलती ना करें, ये उनको बताना हमारा मकसद है। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि जो फ्रेंडली लोग हैं, जो कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हम लोग बहुत फ्रेंडली हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक विज्ञापन कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है, जिस पर कथित रूप से 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आपका अभियान चलाने का आरोप है। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है। चेरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी उसकी हिरासत की मांग करेगी। उन्होंने कहा है कि 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कथित तौर पर किकबैक के मामले में विज्ञापन कंपनी प्रमोटर के लिंक एजेंसी की जांच के दायरे में है। ईडी ने अदालत को सौंपी गई चार्जशीट के आरोप लगाया है कि रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में उत्पन्न कथित 100 करोड़ रुपए के किकबैक का एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। इससे आरोप लगाया गया है कि शराब व्यवसायियों और राजनेताओं के साउथ ग्रुप नामक एक इकाई द्वारा बनाई गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि में से 30 करोड़ रुपए एक अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा ने अभिषेक बोइनपल्ली जोशी और उनके पहले नाम सुधीर के साथ मिलीभगत की है। ईडी ने कहा है कि रत्न प्रोडक्शन आप द्वारा 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए गोवा चुनाव अभियान के लिए संबंधित विज्ञापन और अन्य कार्यों के लिए संलग्न एक इकाई थी। राशि के हिस्से के मनी ट्रेल का पालन करने वाले यह पाया गया है कि विजय नायर आप संचार प्रभारी पहले मामले में गिरफ्तार रत्न प्रोडक्शन के साथ साथ व्यक्तियों के माध्यम से अभियान ने संबंधित कार्यों के लिए नकद भुगतान करने के लिए हुई है। ईडी ने इससे पहले मामले में दाखिल अपने दूसरे आरोप पत्र में दावा किया है कि अब तक 70 लाख रुपए के नकद लेन देन के लिए धन का लेन देन किया गया है, जो ईंधन के अधिग्रहण के समय से जुड़ा हुआ है। एजेंसी ने चार्जशीट में यह भी कहा था कि दिनेश अरोड़ा के सीडीआर विश्लेषण से पता चलता है कि वह जोशी के संपर्क में था। ईडी ने अब तक इस मामले को 2 चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायत दायर की है और जोशी सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने इस मामले में पंजाब के पूर्व शियद विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सरकार के अन्य आबकारी अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की शिकायतों में आरोपी बनाया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला नागपुर के जामथा स्टेडियम में खेला जा रहा है और पहला दिन मेजबानों के नाम रहा है। गुरुवार को स्टेप्स के टीम इंडिया ने कंगारुओं के 177 रनों के जवाब में एक विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन और रविचंद्रन अश्विन 0 रन नाबाद लौटे हैं। केएल राहुल 20 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल भारतीय टीम 100 रन के पीछे चल रही है। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली पारी में 63.5 ओवर में 177 रन पर समेट दिया। रविंद्र जडेजा ने 5 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने एक विकेट लिया है और कंगारू टीम की ओर से मार्नल लाबुशेन ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए हैं। स्टीव स्मिथ ने 37, एलेक्स कैरी ने 36 और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 31 रन की पारी खेली है। भारतीय खेल में इस मैच के लिए एसी पिच बनवाने की कोशिश की है, जिस पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के लिए टिकना मुश्किल हो। लेफ्टी बैटर के ऑफ स्टंप के इलाके को ड्राई रखा गया था और स्ट्रेटजी का फायदा भी मिला है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में 5 लेफ्ट हैंडर शामिल थे। ये पांचों मिलकर सिर्फ 38 रन बना सके। हालत ऐसी रही है कि 5 लेफ्टी मिलकर सिर्फ 47 गेंद खेल सके। पहले दिन का पहला सेशन मिला जुला रहा। इसमें 76 रन बनाने और 2 विकेट भी गिरे हैं। मैच की शुरुआत में भारतीय तेज गेंदबाजों ने कंगारू टीम को 2 रन पर 2 झटके दिए हैं। यहाँ ओपनर्स मान ख्वाजा और डेविड वार्नर 1-1 रन से निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए हैं। ऐसे में मार्नल लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने पारी को संभाला है। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई है। लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने 98 रन बनाने में 6 विकेट और गंवा दिए। चाइकल तक टीम का स्कोर 174-8 हो गया। 109 रन पर 5वां विकेट गंवाने के बाद एलेक्स कैरी और हैंड्सकॉम्ब में अपनी टीम का स्कोर 150 पार पहुंचाया। 2 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद मार्नल लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला है। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े हैं और साझेदारी को रविंद्र जडेजा ने तोड़ा है। उन्होंने लाबुशेन को 49 रनों पर आउट किया। लाबुशेन भारत की ओर से डेब्यू मैच खेल रहे विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत के पहले शिकार बने हैं और यहां लाबुशेन अपने टेस्ट करियर की 15वां अर्धशतक बनाने से चूक गए।
दिन का आखिरी सेशन भारत के नाम रहा। इसमें 80 रन बने और 3 विकेट गिरे हैं। इनमें से ऑस्ट्रेलिया के 3 रन बनाने में 2 विकेट गंवा दिए और जबकि भारत ने 77 रन बनाए और 1 विकेट गंवाया। कंगारुओं को 177 पर आउट करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भारत को संधि शुरुआत दिलाई है। दोनों ने 138 गेंदों पर 76 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की है। यहाँ राहुल 20 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें टेन मर्फी ने अपनी ही बॉल पर कैच किया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। वे 56 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में रोहित 9 चौके और 1 छक्का जमा चुके हैं। उनके देश में टीम इंडिया के लिए 250 छक्के हो गए हैं। रोहित ने तीनों फॉर्मेट के 153 मैचों में यह कारनामा किया है। टॉस जीतकर बैटिंग करने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 63.5 ओवर में 177 रन के स्कोर पर सिमट गई। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 5 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने 1-1 विकेट लिया है। कंगारू टीम की ओर से मार्नल लाबुशेन ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 37, एलेक्स कैरी ने 36 और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 31 रन की पारी खेली है।